हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य में हुमायूं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। हम लोगों ने हुमायूं के प्रथम आक्रमण के बारे में देखा था, कालिंजर का आक्रमण, जो कि पूरा हम लोगों ने देखा कि कालिंजर पे जब उसने आक्रमण किया 1531, कहीं कहीं 32 देता है, तो उधर से देखा कि बिहार और बंगाल के क्षेत्रों से जो शासक हुआ करता था महमूद लोदी, वो बढ़ने लगा जौनपुर की तरफ। तो हुमायूं को ये लगा कि जौनपुर तक अगर वो बढ़ रहा है तो जौनपुर के क्षेत्र को कब्जा करते हुए वो आगरा की राजगद्दी पर हमारे सिंहासन को ले सकता है। इसीलिए वो जो कालिंजर में, राजस्थान के क्षेत्रों में जो कालिंजर के किले पर घेरा बना करके हुमायूं बैठा था, वहां के शासक प्रताप रुद्र द्वितीय से कहा कि हुजूर, जो भी नुकसान भरपाई हुई है आप हमारी सेना का और जो भी पैसे से का है जल्दी भरपाई करिए, हम जा रहे हैं, नहीं लड़ेंगे। उसने वहां से राजा से समझौता किया और इसके बाद सब कुछ ले दे करके अपनी भरपाई करते हुए, करवाते हुए वापस आगरा की तरफ भाग कर चला आया। आज हम लोग उसके अगले आक्रमण, अगले अभियान के बारे में बात करेंगे। जो चुनारगढ़ का किला है मिर्जापुर के क्षेत्र में, उस पे जो उसका आक्रमण हुआ है, आज हम उस पे देखेंगे कि चुनारगढ़ किला जो है उस पे उसका आक्रमण का प्रभाव क्या रहा है, इस चीज को देखेंगे। फिर लास्ट में चलते हुए हम हुमायूं के द्वारा लड़े गए कई युद्धों के बारे में बात करेंगे, उसके निर्वासित जीवन के बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में चलते हुए हुमायूं के जीवन की आखिरी क्षणों की बात करते हुए उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लेंगे। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे चुनारगढ़ का किला पर आक्रमण। तो लिखेंगे चुनारगढ़ पर आक्रमण। कल हम लोगों ने दोहरिया का युद्ध भी देखा था, जो महमूद लोदी अफगान शासक था उसके बीच और हुआ था किसकी, हुमायूं के बीच दोहरिया का युद्ध। कुछ लोग मानते हैं कि गोरखपुर मंडल का क्षेत्र है, कुछ लोग इसको देवरिया जिला को मानते हैं कि इसी का नाम पहले दोहरिया या देवरा था। ठीक, लिखेंगे चुनारगढ़ का आक्रमण 1532 ईस्वी। चुनारगढ़ का आक्रमण 1532 ईस्वी, 1532 ईस्वी। चुनारगढ़ का प्रथम आक्रमण, चुनारगढ़ पर प्रथम आक्रमण, चुनारगढ़ पर प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण हुमायूं के द्वारा किया गया था। किसके लिए? क्षेत्र साम्राज्य के विस्तार करने के लिए। चुनारगढ़ का जो किला है कहां पड़ता है? मिर्जापुर वाले क्षेत्र में, मिर्जापुर, मिर्जापुर। ठीक, देखेंगे इसमें हुमायूं विफल रहा, नीचे नोट करेंगे हुमायूं, हुमायूं विफल रहा, विफल रहा। हुमायूं चुनारगढ़ के किले पर पहली बार विफल रहा। ठीक, यहाँ के आक्रमण करने के बाद आगे की तरफ देखेंगे 1535 एवं 1536 ईस्वी, 1535 एवं 36 ईस्वी, 1536 ईस्वी। देखेंगे हम इसमें हुमायूं का बहादुर शाह को पराजित किया, हुमायूं बहादुर शाह को पराजित किया, हुमायूं बहादुर शाह को पराजित किया। बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह लिखेंगे क्वेश्चन में गुजरात का शासक, गुजरात का शासक, गुजरात का शासक हुआ करता था बहादुर शाह। इसी को क्या किया था? हुमायूं ने पराजित किया था। शासक हुमायूं को बहादुर शाह, फिर से लिखिएगा, हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया, को पराजित किया, पराजित किया, पराजित किया। हुमायूं ने बहादुर शाह को क्या पराजित किया? बहादुर शाह जो था जब पराजित हुआ तो भाग करके मांडू चला गया। कहां पर? मांडू, मांडू चला गया, मांडू चला गया भागकर।
भाग कर, जब हुमायूं खदेड़ा तो बाद में लिखेंगे इसी में हुमायूं ने मांडू एवं चंपानेर का किला जीता था। जो हुमायूं था वो गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया और पराजित करने के बाद मांडू का किला और चंपानेर का जो किला था राजा का, उसको क्या कर लिया था, हुमायूं ने अपने कब्जे में कर लिया था, उसको जीत लिया था। और जो बहादुर शाह था हुमायूं से लड़ने के लिए, वो जानता था कि मुगल शक्ति, बाबर को देखा था, वो जानता था कि मुगल शक्ति थोड़ा सा कठिन है, उससे लड़ना मुगल शक्ति हार्ड है। इसलिए बहादुर शाह ने एक टर्की जो सुल्तान हुआ करते थे, उसी में से टर्की का एक तोपची हुआ करता था कुशल रूमी खां, उससे भी इसने अपने जो है तोपखाने का निर्माण करवाया था। रूमी खां, याद रखिएगा, टर्की का तोपची था, टर्की प्रसिद्ध थे टर्की, तो उसने टर्की के प्रसिद्ध तोपची थे रूमी खां, उसके द्वारा बहादुर शाह ने तोपखाने का निर्माण करवाया था। ठीक, किससे लड़ने के लिए, हुमायूं से लड़ने के लिए। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें हुमायूं का चुनारगढ़ पर द्वितीय आक्रमण। हुमायूं का चुनारगढ़ पर द्वितीय आक्रमण। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला आक्रमण देखेंगे 1538 ईस्वी। 1538 ईस्वी चुनारगढ़ पर द्वितीय आक्रमण लिख लेंगे। द्वितीय आक्रमण, चुनारगढ़ पर द्वितीय आक्रमण। ठीक, नोट करेंगे, चुनारगढ़ पर द्वितीय आक्रमण लिखेंगे। यहां पर हुमायूं, यहां पर हुमायूं कुतुब खां के सलाह से ज्यादा समय तक ठहरने की बात माना और लगभग 6 महीने तक, लगभग 6 मंथ तक वह शेर खां के नीतियों पर युद्ध के लिए अड़ा रहा। ठीक, अब यहां पर जो हुमायूं था वो कुतुब खां, ठीक, एक सेनापति हुआ करता था। इसने हुमायूं को सलाह दिया कि आप चुनारगढ़ किले को ज्यादा समय तक घेर कर रखिए, तभी आप उस पर कब्जा पा सकते हैं। अब चुनारगढ़ किला मिर्जापुर में ही, अब ज्यादा समय तक पहले अभियान में तो असफल हो चुका था, इसीलिए दूसरे अभियान में था। ठीक, हुमायूं को कुतुब खान ने सलाह दे दिया ज्यादा समय तक ठहरे रहिए, और लगभग 6 महीने तक ये खड़ा रहा। उधर बंगाल के क्षेत्रों से जो शेर खां, छोटे से बिहार क्षेत्र में, आज का बिहार है, पहले बंगाल के ही क्षेत्र से था, उन क्षेत्रों में शेर खां एक छोटा सा शासक हुआ करता था। उसकी नीतियों के युद्ध के लिए अड़ा रहा। वो चाहता था शेर खां के मुगलों को शक्तियों को उखाड़ कर फेंक दे। शेर खां कौन था? अफगानी शासक था। कौन? अफगान शासक। ठीक,
अफगान शासक था। अब शेर खां साजिश रच करके हुमायूं को बंगाल बुला लिया। कहां पर? बंगाल में। ठीक, लिखेंगे शेर खां साजिशों के तहत, आगे शेर खां साजिशों के तहत, शेर खां साजिशों के तहत, साजिशों के तहत, साजिशों के तहत तहत हुमायूं को, हुमायूं को, हुमायूं को, हुमायूं को, शेर खां साजिशों के तहत हुमायूं को बंगाल बुला लिया, बुला लिया। अब देखिए बंगाल तो बुला लिया, लेकिन अब रचेगा साजिश किसको मारने के लिए? हुमायूं को मारने के लिए। कौन? शेर खां। आगे की तरफ हम देखेंगे क्या हुआ आगे की कहानी। और जब बुला लिया तो क्या हुआ देखेंगे। समय है 1538 का। देखेंगे क्या हुआ। बंगाल के बुलाने के बाद बंगाल के गौड़ नामक स्थान पर युद्ध लड़ा। हुआ क्या? युद्ध क्या लड़ा? अभी देखिए क्या हुआ। अब गौड़ क्या हुआ करता था? गौड़ नोट करेंगे बंगाल की राजधानी थी। किसकी? बंगाल की राजधानी हुआ करती थी बंगाल की। ठीक, क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। अब जो है बंगाल गौड़ नामक स्थान पर युद्ध लड़ा। और अब गौड़ को लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, आ रहे हैं इंक डालकर। देखिएगा, हम बता रहे थे कि बंगाल के गौड़ नामक स्थान पर युद्ध लड़ा। कौन? बंगाल के गौड़ नामक स्थान पर युद्ध लड़ा शेर खां। ठीक, आगे लिखेंगे युद्ध लड़ा शेर खां हुमायूं से वर्सेज हुमायूं। अब शेर खां क्या किया? लाशों का ढेर कर दिया। कहां पर? गौड़ नामक स्थानों पर। अब लाशों का ढेर कर दिया, इसीलिए हुमायूं ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? इसका नाम कहा कि लाशों का ढेर देख करके हुमायूं ने कहा इसका नाम जन्नताबाद। क्या? जन्नताबाद कहा हुमायूं ने किस लिए कहा? लाशों का ढेर देख करके नाम कहा इसका नाम कहा। किसका? गौड़ नामक का नाम कहा क्या? जन्नताबाद। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर लाशों का ढेर लग गया था। किसके द्वारा? शेर खां के द्वारा लाशों का ढेर। ठीक, हुमायूं के जो आदमी थे, हुमायूं के जो सेना थी, इस शेर खां के द्वारा मार दी गई। ठीक, यही शेर खां, फरीद खां, यही आगे चल करके बनेगा शेरशाह सूरी। ठीक, ये लाशों का ढेर लगा दिया और जन्नताबाद। अब हुमायूं यहाँ से अपना जान बचा करके भागा किसी तरह। भागते हुए जब बिहार के रास्ते से लौट रहा था, तब तक शेर खां जो था साजिश रच करके फिर अचानक बिहार के रास्ते में आकर के इंतजार कर रहा था। किसका? हुमायूं का। फिर मारने की एकदम वो तुल गया था इसकी जान। अब देखिएगा क्या हुआ। जब इंतजार कर रहा था अपनी सेना को लेकर के, कहां पर? चौसा नामक युद्ध पर। नोट करेंगे चौसा नामक युद्ध 1539 ईस्वी। 1539 ईस्वी समय था 1539 ईस्वी का। लिखेंगे चौसा का युद्ध। अब चौसा बिहार क्षेत्रों में पड़ता है। यहाँ पर चौसा का युद्ध, यहाँ पर शेरशाह सूरी यानी जो शेर खां था, ये अपनी सेना को लेकर के इंतजार कर रहा था। और उधर से हुमायूं बंगाल से लौटते हुए बिहार के क्षेत्रों से ही जाएगा। कहां से? चौसा से होकर के ही
जा सकता है आगरा। अब यहाँ पर दो युद्ध हुआ भीषण, यहाँ पर भी किसके किसके बीच हुआ लिखेंगे, हुमायूं और शेर खां के बीच। किसके किसके बीच हुआ, हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ, हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ, शेर खां के बीच हुआ। ठीक, इसमें शेर खां विजयी रहा, हुमायूं को मारने के लिए दौड़ा लिया और हुमायूं पराजित तो डर की वजह से अपने घोड़े को लेकर के नदी में कूद गया वहीं। ठीक इसने वहीं पर सोन नदी में कूद गया, गंगा और जो पटना सोन नदी है उसी में गंगा नदी में ही कूद गया। और जब कूद गया हुमायूं तो उसको बचाने के लिए एक निजाम था, ठीक नाविक था, वो निजाम उसको बोला जाता था, कहीं कहीं देता है भस्ती, तो उसने इसको बचाया, भस्ती ने, नाविक जो था उस निजाम ने इसको बचाया। इसने गुहार लगाई अपने घोड़े को लेकर के, डूब रहा था, इसको तैरने का तरीका नहीं पता था, तो नाविक निजाम ने इसको बचाया। तो हुमायूं ने उस समय निजाम को प्रसन्न होकर उसको एक दिन के लिए बादशाह बनाने का आश्वासन दे डाला था। और जब एक दिन के लिए उसे बादशाह बनाया तो उसने चमड़े का सिक्का चलाया था उस निजाम ने। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा, हुमायूं को जब चौसा के युद्ध में शेर खां मारने जा रहा था तो इसने अपने घोड़े को लेकर के गंगा नदी में कूद गया और वहीं पर एक निजाम ने इसकी जान को बचाया था। और उस निजाम ने जब इसको बचाया तो हुमायूं ने उसको कहा था कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए आश्वासन दिया था कि बादशाह बनाऊंगा। और जब उस निजाम को, उस नाविक को, उस भस्ती को जब इसने हुमायूं ने बादशाह बनाया, कहाँ का, आगरा टू दिल्ली का, ठीक उस क्षेत्रों का बनाया, तो उसने चमड़े का सिक्का चलाया था। आगे की तरफ देखेंगे, एक दिन का बादशाह कौन बना था, निजाम। याद भी रखिएगा, चमड़े का सिक्का भी चलवाया था। हम यहाँ पर लिखवाएंगे नहीं उस चीज को। आगे देखेंगे हम लोग अगले युद्ध के बारे में, हुमायूं के द्वारा जो अगला युद्ध लड़ा गया। बहुत सी चीजें केवल आपको समझने की, सुनने की चीजें हैं, हर चीज लिखवाना संभव नहीं है। और अगर आप समझ लेते हैं और समझदार हैं भी आप लोग, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1540 ईस्वी हम लोग देख रहे हैं कि सारा युद्ध हुमायूं क्या कर रहा है, हारते हुए जा रहा है और इसके जीवन का बहुत ही, एक समझ लीजिए, खराब समय चल रहा है। और 1540 जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, ये तो इसके लिए और खराब युद्ध है। ठीक, नोट करेंगे, बिलग्राम, बिलग्राम कहीं कहीं देगा या इसी को देता है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध लिखेंगे। यह भी दो लोगों के बीच हुआ, किसके किसके बीच, हुमायूं, हुमायूं और शेर खां के बीच। शेर खां इसके पूरा पीछे पड़ गया था, कौन था, अफगान, अफगान शासक, अफगान शासक। इसने क्या किया, कन्नौज, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और कन्नौज को पाने के लिए हुमायूं ने क्या किया, इसमें अपने भाई का, कौन कौन से, हिंदाल और अस्करी की हेल्प ली, की हेल्प से, की हेल्प ली, की सहायता से, की सहायता ली, परंतु क्या हुआ, ये पराजित हुआ और इसके बाद शेर खां विजयी हुआ। तब भी हुमायूं ने किसको बचा नहीं पाया, कन्नौज को, और कन्नौज को अफगानों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया शेर खां ने। और इसी के युद्ध के बाद, नोट करेंगे इधर, इसी युद्ध के बाद, नोट करेंगे आगे, इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद आगरा एवं दिल्ली पर, आगरा एवं दिल्ली पर, दिल्ली पर, दिल्ली पर शेर खां अधिकार कर लिया, शेर खां अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, कर लिया। शेर खां क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और एक नया साम्राज्य
नया साम्राज्य बनाया सूरी राजवंश। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे अभी बाद में। सूरी राजवंश 1540 से चलेगा। ठीक, उसको अभी नहीं देखना, अभी हमें हुमायूं के ही बारे में देखना है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य के कुछ समय के लिए सत्ता खारिज मतलब हट गई थी, खत्म हो गई थी। तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद, जो कि 1540 में हुआ था, इसके लिए 1540 यहाँ समय देख रहे हैं 1555 से 56 यानी 15 सालों के लिए हुमायूं को निर्वासित कर दिया। मुगल साम्राज्य, मुगल सत्ता को अफगानों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, भगा दिया यहाँ से। 15 सालों के बाद फिर हुमायूं युद्ध लड़ते हुए आएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हुमायूं इस युद्ध में ऐसे पराजित क्यों हुआ, इसका कारण क्या था। तो हुमायूं को जो ये साम्राज्य 15 सालों के लिए जो खात्मा हुआ, इसके हटने का जो कारण था, पहला तो था साम्राज्य का बंटवारा। इसने, हमने कल भी बताया था कि अपने भाइयों में साम्राज्यों का क्या कर दिया, वितरण कर दिया। इस 4 भाई थे, चारों भाइयों में सबने को धीरे धीरे काबुल, कंधार, फिर इसके बाद संभल, इसके बाद जो अलवर मेवाड़ वाला क्षेत्र था सारा, और दिल्ली आगरा स्वयं हुमायूं संभाला। अपने भाइयों को वितरित करके खत्म कर दिया अपने साम्राज्य को। कोई भी चीज है, एक चैन बनी है अगर, तो उस चैन की एक श्रृंखला अगर एक में जुड़ी है तो उसकी ताकत होती है, लेकिन अगर वो कई पार्टों में अलग अलग हो गई तो उसकी ताकत को टूट जाती है, वो ताकतवर नहीं रह जाती है, उसको कोई भी इधर उधर कर सकता है। तो वही चीज है जब वो इधर उधर होने लगे। और दूसरी चीज रही है शेरशाह सूरी की बढ़ती शक्तियां। जो शेर खां था, इसकी शक्तियां बढ़ रही थी, लेकिन हुमायूं इसे कोई उपेक्षा नहीं रखता था। हुमायूं सोचता था कि हम उतना लड़ने के लिए, क्योंकि इसके पहले दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी से लड़ा था, जो कि वो भी अफगान शासक था, अफगानी था, लेकिन हुमायूं को ये डर नहीं था। हुमायूं सोचता था चलो हम लड़ लेंगे। तो हुमायूं ने शेर खां की शक्तियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो फिर युद्ध को जीतता। फिर अगला था भोग विलासतापूर्ण जीवन। हुमायूं अपना विलासतापूर्ण जीवन यापन करता था। वो कभी भी ज्यादातर युद्धों पर या ऐसे चीजों पर नहीं फोकस करना चाहता था, अधिकतर वो विश्राम का ही जीवन आश्रित करना चाहता था। इसीलिए इसके पहले जो बिलग्राम और चौसा का युद्ध लड़ा, इसके पहले जब वो चौसा का युद्ध लड़ा था, तभी जहां पर वो शिविर लगाया था, युद्ध का शिविर था उसका, वहां पर पानी घुस गया था। बिहार के क्षेत्रों में तराई क्षेत्र थे, वहां पर पानी आ गया, और पानी आ गया तो जिससे उसकी हार हो गई। अगर वहां से उसने सीख लिया होता, फिर जाकर के वो आराम करने लगा। इसी प्रकार वो जो मांडू और चंपा नेर के किले पर अधिकार किया था, जीता था, उस युद्ध के बाद भी वो विश्राम करने लगा जब गुजरात के शासकों को हराया था, बहादुर शाह को। अगर वहां पर भी वो सीख लिया होता तो वो आगे चल करके गलती नहीं करता, लेकिन उसने सीख लिया ही नहीं। फिर जाकर के चौसा के युद्ध में पानी से इसके युद्ध शिविर में घुसा और युद्ध हार गया। उसके बाद भी वो गलती को स्वीकारा नहीं, उसने फिर कन्नौज के युद्ध में भी वही गलती किया। फिर यहाँ पर भी कन्नौज के युद्ध में भी उसके शिविर में पानी यानी पुरानी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए हुमायूं के भोग विलासतापूर्ण जीवन यापन करने के कारण उसके जीवन की एक अहम चूक ये भी थी कि वो बार बार युद्ध को हार जाता था। फिर अगला था हुमायूं की दुर्बलता। हुमायूं जो था, उसके भाइयों का एक अलग बंटवारा, फिर इसके बाद उसके जो साम्राज्य के क्षेत्रों का राजस्व था उसके पिता के वजह से कम हो जाना। ठीक, तो ये सारी चीजों के कारण एक दुर्बलता का भी उसका कारण रहा। और शुरुआती समय से ही जितने उसने आक्रमण या अभियान किए, बहुत कम आक्रमण अभियानों में सफल हुआ। एक दुर्बलता का कारण मेन यही वजह बनती है। इसी से 15 सालों के लिए उसका निर्वासन हो गया। कहां से? दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों से, जो उसका शासन मुगल साम्राज्य का चल रहा था। तो हमने देखा कि हुमायूं के जो निर्वासन का पहला कारण था वो था साम्राज्य का बंटवारा। फिर दूसरा हमने देखा शेर खां की बढ़ती शक्तियों की उपेक्षा। ठीक, तीसरा हमने देखा हुमायूं के भोग विलासता का जीवन यापन करना। फिर चौथा हमने देखा कि इसमें हुमायूं की जो दुर्बलता है वो। तो ये हैं 4-5 हमने जो कमियां बताई हुमायूं की, ये मेंस में लिखी जा सकती है अगर पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, जो कि एक अहम
इतिहास मोड़ लेता है, जहां पर सूरी राजवंश चलेगा। आगरा एवं दिल्ली पर शेर खां क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और एक अफगानी शासन चलेगा 15 साल तक के क्षेत्रों तक, उसके बाद भी चलेगा। ठीक आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें क्या हुआ। 1540 के समय में फिर हुमायूं ने क्या किया था, कुछ कार्य किया था हुमायूं, उसको देखेंगे हम लोग। फिर बाद में हम इसके पढ़ने के बाद सूरी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखेंगे इसमें हम हुमायूं ने एक शहर बसाया था। हुमायूं ने एक शहर बसाया था, एक शहर बसाया। कौन शहर बसाया, लिखेंगे दीन पनाह। और यहीं पर पुस्तकालय था, लास्ट में यही इसकी कब्र मृत्यु भी बनेगी। दीन पनाह कहां पर, दिल्ली में नोट कर लेंगे। हुमायूं ने एक शहर बसाया दिल्ली में, का क्या नाम था, दीन पनाह। लिख लेंगे पुराना किला, यहीं पर है पुराना किला, जिसे बोला जाता है किला-ए कुहना बोला जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए, दीन पनाह दिल्ली, पुराना किला, या इसी को बोला जाता है किला-ए कुहना। हो गया यहां तक। और आगे लिखेंगे कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध के रास्ते ईरान के शासक शाह के पास चला गया। ठीक, जब बिलग्राम कन्नौज के युद्ध के बाद सिंध के रास्ते पराजित हुआ, तो उसने कन्नौज के युद्ध के बाद जब पराजित हो गया, तो हुमायूं सिंध के रास्ते कहाँ चला गया, ईरान के शाह के पास, उससे सहायता मांगने की कोशिश की। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें आगे क्या हुआ, और ईरान का शासक अब इसकी सहायता भी करेगा। ठीक, लेकिन अभी उसके लिए टाइम लगेगी, कब करेगा देखा जाएगा। अभी आगे देखेंगे हम लोग 1541 ईस्वी। 1541 ईस्वी में लिखेंगे हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। हमीदा बानो बेगम से विवाह किया हुमायूं। हमीदा बानो बेगम से हुमायूं क्या किया, विवाह किया। ठीक, लिखेंगे हमीदा बानो जो बेगम थी, ये हमीदा बानो बेगम ये मीर अली की पुत्री थी। ठीक, मीर अली की क्या थी, पुत्री थी। अब मीर अली कौन थे, मीर अली लिखेंगे हुमायूं का जो एक भाई था हिंदाल के गुरु थे। ठीक, कौन, मीर अली किसके गुरु थे, हिंदाल के गुरु थे। नोट कर लेंगे, हिंदाल के क्या थे, गुरु थे। यानी हुमायूं के भाई के जो गुरु थे, उसी की पुत्री से हमीदा बानो जो बेगम थी, क्या थी, पुत्री थी, उसे विवाह कर लिया। कौन, हुमायूं। कौन कर लिया विवाह, हुमायूं कर लिया। अब आगे की तरफ देखिएगा, समय बीतने के बाद लिखेंगे इसी में 15 अक्टूबर, इसके बाद 1542 ईस्वी। ठीक, समय बीता, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को क्या हुआ, इसी हमीदा बानो बेगम से एक बेटे का जन्म हुआ। किसका, लिखेंगे एक बेटे का जन्म हुआ अकबर का।
अकबर कोष्टक में इसी का नाम था बदरुद्दीन। बदरुद्दीन बचपन का नाम यही था अकबर के, बदरुद्दीन। पूछ लिया जाता है कभी कभी, नोट करेंगे। का जन्म हुआ, का जन्म हुआ, का जन्म हुआ। किससे जन्म हुआ? हमीदा बानो बेगम से। किसका? अकबर का। ठीक। कब? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। नोट करेंगे, राजा वीर साल के महल में जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? स्थान लिखेंगे, स्थान, स्थान। राजा वीर साल के महल में, राजा इसने शरण दिया था, राजा वीर साल की महल में, की महल में, राजा वीर साल की महल में, अमरकोट राजस्थान, अमरकोट राजस्थान। ठीक। इसने शरण दिया था हुमायूं को और यहीं पर हुमायूं अपना जीवन यापन किया। मतलब 15 सालों तक निर्वासित जीवन के क्षेत्रों में रहा है। ठीक। 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं का एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था अकबर। ठीक। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, इसी 15 साल के निर्वासनों में हुमायूं सिखों के जो गुरु थे अंगद देव से भी इसने आशीर्वाद लिया। ठीक। नोट कर लेंगे, नोट करेंगे। हुमायूं अपने निर्वासन के दौरान, हुमायूं अपने निर्वासन के दौरान सिखों के गुरु अंगद देव से भी आशीर्वाद लिया था। सिखों के गुरु अंगद देव से भी क्या लिया था? आशीर्वाद लिया था। आगे की तरफ लिखेंगे 1545 ईस्वी, 1545 ईस्वी, 1545 ईस्वी, 1545 ईस्वी लिखेंगे। काबुल और कांधार पर, काबुल और कांधार जो इसके बाप की विरासत थी पहले, कंधार पर, काबुल कांधार पर जो इसने किसको दिया था? कामरान को। इसके भाई भी इसका साथ नहीं दे रहे थे। काबुल और कांधार पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया, ने अधिकार कर लिया, अपने भाई को मारकर अधिकार कर लिया, कर लिया। अब हुमायूं हेल्प लिया था इसमें, हेल्प सहायता ली थी। किसकी ली? किसकी? नीचे लिख लेंगे इसमें, ईरान के शासक की, ईरान के शासक की, ईरान के शासक की इसमें क्या लिया? सहायता लिया था। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें सेनापति, सेनापति कौन था हुमायूं का? सेनापति बैरम खां, बैरम खां, बैरम खां। ठीक। नोट कर लीजिए इसको। 1545 ईस्वी में क्या हुआ? इसने सिखों के गुरु का आशीर्वाद लेकर के आया। इसके बाद काबुल और कंधार पर हुमायूं ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसके साथ? सहायता से, ईरान के शासक की सहायता से। और इसका सेनापति जो था बैरम खां था। किसका? हुमायूं का। ठीक है, यहाँ नोट कर लेंगे, हुमायूं का सेनापति कौन था? बैरम खां था। आगे की तरफ लिखेंगे 1554 ईस्वी, 1554 ईस्वी। इसके बाद आगे नोट करेंगे 1555 ईस्वी, 1554 और 1555 ईस्वी लिखेंगे। पेशावर पर अधिकार किया 1554 में। पेशावर पाकिस्तान वाला क्षेत्र, पेशावर पर अधिकार किया, पेशावर पर अधिकार किया, पेशावर पर क्या किया? अधिकार किया। 1555 वाले में लिखेंगे इसमें लाहौर पर अधिकार किया, लाहौर पर अधिकार किया, पर अधिकार किया, पर अधिकार किया। ठीक। 1554 में पेशावर पर अधिकार कर लिया और 1555 में क्या किया? लाहौर पर अधिकार किया। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग, इसमें 1555 ही ईस्वी में क्या हुआ? एक अहम तिथि है ये भी। कौन? 1555। याद रखिएगा 1540 और 1555।
और युद्ध जो हम जितने लिखवा रहे हैं उसको एक कॉपी पे एक जगह लिख करके रखिए, ताकि आगामी एक लिस्ट में एक साथ देखें जितने युद्ध हुए हैं भारतीय इतिहास में, उसको देखा जा सके। लिखेंगे 1555 ईस्वी। क्या? 1555 ईस्वी। 1555 ईस्वी। 1555 ईस्वी। 1555 ईस्वी में लिखेंगे मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध कहाँ हुआ था? लिखेंगे सतलज नदी। सतलज नदी, ठीक, लुधियाना, पंजाब वाला क्षेत्र। और यहीं से, इसी युद्ध के बाद से अब हुमायूं का जो कब्जा है वो पंजाब के पूरे क्षेत्रों पर हो जाएगा। उधर देख रहे हैं काबुल कंधार पर कर लिया, फिर पेशावर पर कर लिया, फिर लाहौर पर कर लिया, पंजाब पर कर ले रहा है। धीरे धीरे वो पा रहा है अपने साम्राज्य को, धीरे धीरे पकड़ रहा है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसमें मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ? दो लोगों के बीच हुआ। ठीक, लिखेंगे हुमायूं। हुमायूं, और इधर लिखेंगे कहीं कहीं नसीब खां देता है। नसीब खां। नसीब खां, या इसी को देता है हैबत खां। हैबत खां, ठीक, तथा तातार खां। तातार खां, ठीक, इन सब के मध्य हुआ था। ये अफगान शासक थे, इनको नोट कर लेंगे। अफगान शासक। अफगान शासक। अफगान शासक। अफगान शासक थे। ठीक, ये पराजित हुए। पराजित, इस युद्ध में पराजित हुए। ये विजयी हुआ। विजयी, ठीक, ये विजयी हुआ। नोट कर लीजिए इसको। मच्छीवाड़ा का युद्ध पूरे स्थिति को बदल रहा है धीरे धीरे। क्या हुआ कि इसने पूरा बदल दिया। हुमायूं इसमें विजयी हुआ और नसीब खां, हैबत खां, तातार खां जो अफगान शासक थे पराजित हो गए। इसने पूरे पंजाब पर, लिखेंगे इस युद्ध ने पूरे पंजाब पर, इसी युद्ध से हुमायूं ने पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। ठीक, नोट करेंगे इतना जल्दी। हुमायूं ने क्या किया? पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम, फिर एक युद्ध हुआ 1555 में ही। देखेंगे 1555 में फिर एक युद्ध हुआ। लिखेंगे सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध हुआ। लिखेंगे दो लोगों के बीच हुआ सरहिंद। आप पता लगाएंगे, हम हर चीज युद्ध के बारे में बताते हुए आ रहे हैं और ये भी आप पता लगाएंगे सरहिंद कहाँ पड़ता है। लिखेंगे हुमायूं और सिकंदर लोदी के बीच हुआ। हुमायूं और सिकंदर शाह। और सिकंदर शाह। और सिकंदर शाह है। सिकंदर शाह। हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ और सिकंदर शाह क्या हुआ? पराजित हुआ। अफगान शासक था। ठीक, नोट करेंगे आगे की तरफ। इसमें इसी युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली के राजगद्दी को पुनः प्राप्त किया। दिल्ली के राजगद्दी को पुनः प्राप्त किया। राजगद्दी को पुनः प्राप्त किया। पुनः प्राप्त किया।
ठीक, जो हुमायूं था वो दिल्ली के राजगद्दी को क्या किया, पुनः प्राप्त कर लिया इसी युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद, सरहिंद के युद्ध के बाद। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें देखेंगे आगे की तरफ, इसमें हम 1556 ईस्वी 1556 ईस्वी जो इसने एक शहर बसाया था दीन पनाह, कहां पर, दिल्ली में। ठीक, इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। कहां पर हुई, ठीक, दीन पनाह भवन, दीन पनाह शहर के भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, गिरने के कारण दीन पनाह शहर के जो भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहां पर, दिल्ली में। दीन पनाह शहर कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई। माना ऐसा जाता था कि जो हुमायूं है ये हुक्का, जो विष मतलब होता था, बोलते हैं उसको नशा, उसको करता था, हुक्का पीता था, इसलिए नशे में था और सीढ़ियों से उतर रहा था। पुस्तकालय की शेरमंडल जो पुस्तकालय वहां पर हुआ करता था, उस से सीढ़ियों से उतर रहा था और इसके पांव लड़खड़ाए और गिर करके मर गया। इसके बाद इसका मकबरा नोट करेंगे। मकबरा इसका जो मकबरा है इसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक, हाजी बेगम वही जो हमीदा बानो बेगम थी। लिखेंगे दिल्ली में है। कहाँ है इसका मकबरा, दिल्ली में। लिखेंगे इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। बेगम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। कहां पर, दिल्ली में। ठीक, लिखेंगे इसका जो मकबरा है ये ईरानी संस्कृति से मिलाप करता है। वास्तुकार लिखेंगे इसके मकबरा का जो वास्तुकार थे, वास्तुकार जो ईरानी संस्कृति में उसको ढाले वो थे मिर्जा गयास बेग। ठीक, इतना नोट करने के बाद हुमायूं की मृत्यु हुई, नोट कर लीजिएगा। और हुमायूं के व्यक्तित्व पे अब हम लोग मूल्यांकन करेंगे। इसकी जब मृत्यु हो गई तो एक लेनपुन नामक इतिहासकार था, उसने लिखा कि जिस प्रकार हुमायूं अपने जीवन भर लड़खड़ाते का मतलब असफलता हमेशा प्राप्त करते हुए, जिस प्रकार हुमायूं, लेनपुन का कथन है, नीचे आप लिखेंगे नोट में डबल स्टार बना करके, लेनपुन इतिहासकार का कथन है इसके मृत्यु पर कि जिस प्रकार हुमायूं ने अपने पूरे जीवन भर लड़खड़ाते हुए अपना जीवन व्यतीत किया, उसी प्रकार लड़खड़ाते हुए इसके जीवन की क्या हो गई, अंत्येष्टि हो गई। नीचे लिखेंगे जिस प्रकार हुमायूं लड़खड़ाते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया, उसी प्रकार इसके लड़खड़ाते हुए जीवन की अंत्येष्टि हो गई। किसने कहा, इतिहासकार लेनपुन ने कहा। अब हम इसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लेते हैं। हुमायूं अपनी सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध था, लेकिन अपनी दयालुता की वजह से इसको अपने जीवन में अत्यंत कठिनाई सहन करनी पड़ी। ठीक, क्या हुमायूं अपने सुंदरता से तो ठीक था, लेकिन इसको अपनी दयालुता के कारण अपने जीवन में क्या करना पड़ा, कठिनाई सहन करनी पड़ी। इसके पिता बाबर ने जो इसको
बता करके गया था सामाजिकता समरसता के हिसाब से रहने के लिए, तो उसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विस्तारीकरण जो कर दिया, बांट दिया उन क्षेत्रों को बराबर के हिस्सों में। और एक इसका व्यक्तित्व ही था दयालुता का, जिसने इसने इसको बंटवारा कर दिया, बल्कि उसको एक सूत्र में पिरो करके इसको शासन करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। इसकी वजह से भी इसको कठिनाई का जीवन भर सामना करना पड़ा। अधिकतर इसका भोग विलासतापूर्ण जीवन रहने के कारण कई युद्धों में सेनाओं की मजबूती और स्वयं के युद्धों से ज्यादा रुचि न रखने के कारण अधिकतर असफलताएं हाथ लगी। हुमायूं अपने पूरे जीवन में लड़खड़ाता रहा, मतलब अनेक असफलताएं प्राप्त करते हुए भी लड़ता रहा, और अंत समय में अपने उस जीवन में कभी भी सुखद आरामदायक जीवन यापन नहीं कर पाए। ठीक, और लास्ट में हम हुमायूं के बारे में लिख सकते हैं कि हुमायूं अंतिम समय में जो बदलाव लाने की तो कोशिश किया, जैसे हम लोगों ने देखा कि काबुल कांधार को जीता, फिर पेशावर को, फिर लाहौर को, फिर इसी प्रकार पंजाब को, फिर दिल्ली को। अंतिम समय में फिर से सिखों के गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने के बाद से फिर बदलाव लाने की कोशिश किया, लेकिन अपने ज्यादा समय तक जीवन यापन नहीं कर सका। हुमायूं का व्यक्तित्व एक और भी नोट करेंगे व्यक्तित्व के मूल्यांकन में, कि हुमायूं जो था ये ज्योतिष में विश्वास रखता था। ये पूरे सप्ताह के 7 दिनों तक अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। सोमवार को सफेद, शनिवार को काला, इस प्रकार से पीला कपड़ा रविवार को, इस प्रकार से धारण करता था। ये ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। ठीक, आगे की तरफ हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा एक रचित इसकी पुस्तक है, जिसके इसके पूरे बारे में इसकी पूरी जीवनी लिखी गई है। और अब हम लोग हुमायूं के पढ़ने के बाद सूरी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जो हुमायूं को 1540 में भगा दिया था कन्नौज बिलग्राम के युद्ध के बाद। ठीक, और 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद फिर हुमायूं आया 1 सालों के लिए। ठीक, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। इसकी 1556 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो हम लोग अब इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे सूरी राजवंश के बारे में। मेहनत से पढ़ते रहिए। आगामी कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।